पश्चिमी राज्य का विखंडित होना। पश्चिमी राज्य का, मैं पूर्व में लगातार आपको कहते आ रहा हूं कि कैसे इतावली सेनेटरों की संख्या की बहुलता कैसे हुई, उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आने लगी, इतावली प्रभुत्व या इतावली प्रभाव का पतन होने लगा। और ये प्रक्रिया धीमे धीमे होती है, और जब यहां पतन हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी अन्य की शक्ति बढ़ रही है। और ये कौन लोग थे? अन्य से मेरा तात्पर्य कहां था? पूर्वी क्षेत्र का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी साम्राज्य विखंडित होने लगता है और सारी सत्ता, सारी शक्ति पूर्व की ओर चली जाती है। पश्चिम का जो रोमन साम्राज्य था वो तो राजनीतिक दृष्टि से लगभग टूट चुका था, क्योंकि उत्तर से जो जर्मन मूल के लोग थे, आप देखेंगे, यहां देखिए नक्शे में कि ऊपर की ओर जो जर्मन क्षेत्र है वहां जो लोग रहते थे, वहां जो प्रजातियां थी, जिसमें गौंथ, वेंडल, लंबार्ड, ये कुछ प्रजातियों के नाम हैं, इन्होंने बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था। कहाँ के बड़े प्रांतों को? ये जो आप देख रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र में जो बड़े प्रांत दिख रहे थे रोमन एम्पायर के, इनको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे 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 पश्चिमी साम्राज्य जो है, रोमन साम्राज्य का पश्चिमी हिस्सा, वह गिरने लगा। ये बड़े प्रांतों को लेने के बाद जो जर्मन मूल के लोग आए थे, इन्होंने नए नए प्रांतों का निर्माण किया। नए नए प्रांत ही नहीं, अपने को स्वयं को राजा घोषित कर दिया, और इस प्रकार ये स्वयं एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वयं स्वतंत्र राज्य बन गए, नए नए राज्य स्थापित कर लिए। इन राज्यों को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, इन राज्यों को कहते हैं रोमोत्तर राज्य। रोम धन उत्तर, रोमोत्तर राज्य, अर्थात रोमन सभ्यता के बाद, उत्तर यानी बाद, रोमन सभ्यता जो पश्चिम की थी, इसके पतन के बाद जो राज्यों का निर्माण होता है वे राज्य कहलाते हैं रोमोत्तर राज्य। रोमन साम्राज्य का इन विभिन्न जातियों के आक्रमण से पतन हो गया पूरी तरह। ये जो जातियां आई जर्मन क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, इन जातियों ने पूरी तरह से रोमन साम्राज्य को आमूल चूल नष्ट कर दिया। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन जो था, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो कुस्तुनतुनिया बनाया गया था, सौभाग्य से वह बचा रहा, उसका अस्तित्व कायम रहा, क्योंकि उसकी नींव बड़ी मजबूत हो गई थी। और इसी कॉन्स्टेंटाइन को राजधानी बनाकर पूर्वी रोमन साम्राज्य नए नाम के साथ चलता रहा और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की बारंबार याद दिलाता रहा। क्या चीज याद दिलाती रही? कॉन्स्टेंटिनोपल की उपस्थिति, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल की जो है वह पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता का एक मिश्रण था। यद्यपि पश्चिमी रोमन सभ्यता तहस नहस हो गई थी, लेकिन उसका एक स्मृति चिन्ह के रूप में कहना चाहिए, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह देख रहे हैं ये बनी रही, बल्कि बनी ही नहीं रही बल्कि उनका विकास भी होते रहा। परिणाम क्या हुआ कि पूर्वी रोमन साम्राज्य नए नाम के साथ आने वाली कुछ शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य की याद दिलाता रहा कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, उसकी अपनी व्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वहां के सम्राट, ये जानने के बाद कि उनका पतन भी होने लगा था, अब हम थोड़ा सा जान लें कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की या रोमन साम्राज्य की एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। संक्षिप्त में इसकी ओर देखें। इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय प्रशासनिक संस्थाएं। केंद्रीय अर्थात जो राजधानी से संचालित होती थी। पूरे साम्राज्य के लिए जो संस्थाएं थीं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी काउंसिल। यहां गणतांत्रिक शासन प्रणाली चलती थी और इस प्रणाली के तहत दो सर्वोच्च अधिकारी होते थे जिनको सारे अधिकार सौंप दिए गए थे। दूसरे शब्दों में, शासन व्यवस्था के सारे अधिकार गणतांत्रिक प्रणाली के तहत
दो अधिकारियों को दिए गए थे जिन्हें काउंसिल कहते थे। तो काउंसिल दो पदों के नाम थे, पद का नाम था जो दो लोगों को दिया गया था। इन्हें प्रतिवर्ष असेंबली द्वारा चुना जाता था। तो काउंसिल को कौन चुनता था? असेंबली। असेंबली के लोग इनका तय करते थे। काउंसिल क्या होता था? अब देखिए, काउंसिल कितना शक्तिशाली व्यक्ति होता था कि उसके पास कि वो सर्वोच्च शासक रहता था, सेनापति भी था और न्यायाधीश भी था। यानी तीनों तरह की सत्ता उसके हाथ में एक तरीके से आ जाती थी। ये गणतंत्रात्मक प्रणाली के काल की मैं बात कर रहा हूं, जब काउंसिल के पद का नियोजन था, काउंसिल के पद की महत्ता थी। तो काउंसिल सर्वोच्च शासक, सेनापति और न्यायाधीश तीनों, कानून के निर्माण और उसे लागू करना, ये दोनों ही काम मतलब उसी के हाथ में थे। आज यदि हम भारत की ओर देखें तो भारत में कानून के निर्माण का काम लोकसभा और राज्यसभा का है, संसद का काम है। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है, यानी ब्यूरोक्रेसी का है, अधिकारियों का है। तो दो अलग अलग वर्ग को ये कार्य दिए गए थे। अधिकारी वर्ग को हमारे यहाँ दिए गए हैं, लेकिन उस काल में रोमन सभ्यता में दो काउंसिल हुआ करते थे जिन्हें सभी तरह के अधिकार थे, शासक, सेनापति और न्यायाधीश तीनों। तो कानून का निर्माण करना स्वाभाविक है और उन्हें लागू करना यह भी स्वाभाविक है कि इसमें उनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब ये काउंसिल अकेले कितना काम करेगा? काउंसिल को यदि आपने इतना ताकतवर बना दिया है और इतना उसका अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र का दायरा इतना बड़ा है, तो उसे किसी न किसी संस्था की मदद लेनी होगी। इसकी मदद के लिए दो संस्थाएं थी, पहली असेंबली और दूसरी सेनेट। दो संस्थाएं काउंसिल की मदद के लिए, और काउंसिल की मदद के लिए जो दो संस्थाएं थी उसमें पहली थी असेंबली। असेंबली वो संस्था थी जो इनको नियुक्त भी करती थी, इनका चयन करती थी। असेंबली को हम एक तरीके से लोकसभा कह सकते हैं, जिसे कमिशिया सेंचुरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कमिशिया सेंचुरिया। आखिर ये नाम कहां से आया? कमिशिया कमिटी, सेंचुरिया यानी सेंचुरी, 100। क्रिकेट में होता है ना, सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी मतलब शतक, सेंचुरी यानी 100। तो जो 100 पहले असेंबली में 100 लोग हुआ करते थे, आपको याद होगा मैंने पूर्व में जिक्र किया है। ये 100 लोगों की जो समिति थी वो कहलाती थी कमिशिया सेंचुरिया। अब इनकी संख्या तो 1000 पहुंच गई थी। रोम के सभी नागरिक इसके सदस्य होने लगे थे। शुरू में असेंबली के जो अधिकार थे बहुत ज्यादा थे, यानी असेंबली एक तरीके से सर्वे सर्वा थी। पर जैसे जैसे काल परिवर्तन हुआ उसके साथ साथ स्थितियां बदली और राजनीतिक सत्ता भी दूसरी ओर जाने लगी। प्रारंभ में निश्चित रूप से इसके पास सारे अधिकार थे, किंतु बाद में असेंबली का महत्व बहुत कम हो गया और सेनेट का महत्व बढ़ गया। सेनेट का महत्व बढ़ गया क्योंकि असेंबली से ज्यादा ताकतवर सेनेट थी। अब असेंबली का कार्य क्या था? पहला तो काउंसिल की मदद करना, उसको समझाइश देना, उसको गाइडेंस देना, उसको सुझाव देना और काउंसिल का चयन भी करना। दूसरा कार्य इसका था सेनेट द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनों पर हां या ना करना। और स्थितियां जैसी थी उसमें ऐसा था कि सेनेट द्वारा दिए गए प्रस्ताव कानूनों को सामान्यतया असेंबली द्वारा सहमति ही दी जाती थी। तो इस प्रकार ये उसका कार्य क्षेत्र होता था असेंबली का। अब सेनेट का क्या कार्य क्षेत्र था? सेनेट जो है वो सबसे शक्तिशाली संस्था, रोम की सभी राजनीतिक संस्थाओं में सेनेट सबसे ज्यादा ताकतवर संस्था। और इसमें कौन लोग रहते थे? असेंबली में जहां सभी नागरिक थे सदस्य, वहां सेनेट में कुलीन वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग के लोग, बस यही रहते थे। और अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या वैसे ही कम रहती है, और अभिजात वर्ग यानी सबसे ताकतवर वर्ग। तो निश्चित रूप से जिस संस्था में ये सबसे ताकतवर लोग रहेंगे
वो संस्था सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। सभी पुराने काउंसिल भी सेनेट के सदस्य होते, जैसा मैंने बताया कि काउंसिल का चयन असेंबली करता था और ये नियमानुसार प्रति 2 वर्ष में होता था। लेकिन होता तो था 2 वर्ष में, तो पुराने जो काउंसिल होते थे वे अपने आप सेनेट के सदस्य मान लिए जाते थे। तो इस प्रकार सेनेट में काफी संख्या में पूर्व काउंसिल भी हुआ करते थे। सदस्यता आयु पर्यंत, जब तक जीवित हैं तब तक वो उसके सदस्य रहेंगे। सेनेट का कार्य क्या था? इसका कार्य क्षेत्र था, पहला युद्ध का संचालन, दूसरा जीते हुए प्रांतों की शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाना। युद्ध का संचालन पहला कार्य, लड़ाइयों का संचालन, उस समय लड़ाइयां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मानी जाती थी। साम्राज्य विस्तार किसी भी शासक प्रशासक का एक बहुत अहम कार्य हुआ करता था। उसको कौन करता था परफॉर्म? सेनेट। और सेनेट उसके अलावा प्रांतों की शासन व्यवस्था, उसके कानून बनाना, उसके पालन करवाने का कार्य करती थी। तीसरा काम जो इसका था वो था कि किसी भी कानून और नियुक्त के लिए सेनेट की अनुमति आवश्यक, यानी असेंबली के द्वारा चयन किया गया, लेकिन सहमति किसकी आवश्यक? सहमति आवश्यक थी केवल सेनेट की, उसके अलावा और किसी की नहीं। तो सेनेट की अनुमति का मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण उसका अधिकार क्षेत्र में आता था। साथ ही अगला जो इसका दायरा था वह था सेना एवं राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। सेना और राज्य व्यवस्था की, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उस पर नियंत्रण करना। सेना का नियंत्रण भी सेनेट के हाथ में था, राज्य का नियंत्रण भी सेनेट के हाथ में था। आप सोच सकते हैं कि सेनेट कितना ताकतवर था, कितना बलशाली था। जैसा मैंने बताया शुरू में सेनेट की संख्या कितनी थी? 100 सेंचुरिया, यानी 100। बाद में एक समय आया जब इतावली लोगों का बाहुल्य हुआ तो संख्या लगभग 300 हुई। लेकिन धीरे 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 एक काल ऐसा भी आता है जब सेनेट बड़ा विशाल हो जाता है, क्योंकि शासक वर्ग में प्रांतों से नए नए लोगों को लिया जाने लगा, जिससे अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ने लगी। सेनेट के इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे 100 की संख्या बढ़कर 1000 होती है। ये जो सेनेट है इसका सबसे बड़ा दोष ये कि इसमें केवल कुलीन वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, संपन्न वर्ग के लोग थे, शाही परिवार के लोग थे। लेकिन संख्या किनकी ज्यादा रहती है? किसी भी देश, राज्य, साम्राज्य में सामान्य वर्ग की रहती। दुर्भाग्य से सेनेट में सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इनका प्रतिनिधित्व ना होना, सेनेट में ना होना, यही इस सेनेट की सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्योंकि सेनेट में मेजॉरिटी जिनकी थी, बाहुल्य जिनका था, उनकी आवाज को सुनने वाला, उनकी आवाज देने वाला, उनको वहां पे प्लेटफॉर्म देने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेनेट संगठन का सबसे बड़ा दोष सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना।